हाँ, तो फोर्स जो है एन एक्सटर्नल इफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which changes or tends or try to change motion of direction, state of rest, motion of direction or dimension of body। और इनर्शिया मतलब जानते ही हो, कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहिएगी, और कोई चीज़ मोशन में है तो यू मोशन में ही रहना चाहिए। लीनियर मोमेंटेड मास इनटू वेलोसिटी। और फर्स्ट लॉ, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी, मतलब कि अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिएगी, अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया जाए। और दूसरा रहा है कि दूसरा ला समझ जाओ, एफ इज इक्वल टू एम में है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम और is directly proportional to the force applied एज डायरेक्टेड एज द फोर्स। मतलब कि यही है कि लीनियर मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। तो देखो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर मोमेंटम अपॉन में टाइम, जैसे कि इसमें ऐसे करके करोगे तो वो अपना आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम में। और थर्ड लॉ की एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे ये मारा तो ये उसका अपोजिट में माइनस ऑफ में मारेगा। और देखो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ और 1 kgf इज इक्वल टू 9 kg/वाट, kg अपॉन kg फॉर मतलब 9.8 सेकेंड। मतलब ये देख लेना। और लीनियर मोमेंटम नाइन्थ में ही पढ़े थे, अगर एक वैक्यूम में टोटल लीनियर बिफोर कोलिजन यानी कि पी ए प्लस में पी बी इज इक्वल टू टोटल लीनियर आफ्टर कोलिजन यानी पी ए डैश प्लस में पी बी डैश। और ये एफ इज इक्वल टू एम में डिराइव कर लेना तो ये आ जाएगा अपना जो है। और देखो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स ऐसे क्रिकेट में मारते हो मतलब कि एवरेज फोर्स यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि एवरेज फोर्स इनटू में टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स से बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मारते हो तो इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, तो एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है। और ये जो था ना P2 माइनस P1 लीनियर मोमेंटम, वो भी यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना है, P2 माइनस में P1 भी इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। देखो फ्रिक्शन जो है मतलब कि व्हेन अ बॉडी मूव से तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, या ट्राइड टू मूव तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। और ये कांटेक्ट फोर्स है कि किसी कांटेक्ट में ही एक्टिवेट होगा। देखो जो पुरानी सोच थी, जो पुरानी चीज़ थी उसके अकॉर्डिंग की रफनेस की कितना रफनेस है एक सरफेस के दूसरे सरफेस के बीच में थी, और ये भी था कि वो रफनेस पे मॉडल लिया गया था, और जितना एरिया ज़्यादा होगा कांटेक्ट के उतना ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा, और जितना स्मूथ होगा सरफेस उतना कम जनरेट होगा, जो कि रॉन्ग था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्मूथ चीज़ पे आप जल्दी फिसल जाते हो इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जो कि अगले नई सोच में सही हो जाती है। स्मूथर फ्रिक्शन इज मतलब ग्रेटर फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। और ये जो है, और जो है ये एटम्स के भी, यानी कि ये जो है ना इसके एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच के जो जैसे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह रिपेल उपेल करते हैं तो इसके बीच के रिपल्सन होगा, इस सब से ये मतलब जनरेट। अभी इतना डीप में ना जाओ, छोड़ो, हो गया। अब फ्रिक्शन भी दो तरह का होता है, एक इंटरनल फ्रिक्शन यानी कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच वाला, और एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन यानी कि सब्सटेंस के बाहर इंटरनल, जैसे कि विस्कोसिटी जैसे कि इसमें का। और हाँ, फ्रिक्शन हमेशा जैसे कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है तो फ्रिक्शन उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे विस्कोसिटी में जैसे ये हनी है तो उसका एक लेयर दूसरे के लेयर के ऊपर स्लाइड करता जाता है, तो इसी को विस्कोसिटी बोलते हैं, और ये इंटरनल फ्रिक्शन में आता है। और ये अब आता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, जिसमें स्टैटिस्टिक फ्रिक्शन और काइनेटिक। काइनेटिक मतलब जब मूव कर रहा है काइनेटिक मोशन, स्टैटिक मतलब जब रुका हुआ है। और लिमिटिंग इस दोनों के बीच का कि जब एग्जैक्टली मूव होने ही वाला है, जैसे 507 न्यूटन चाहिए किसी चीज़ को मूव करने के लिए, तो 507वां न्यूटन एकदम वो एग्जैक्ट
जिस पे मूव होने वाला है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, क्योंकि देखो जैसे कोई भी काम शुरू करने में एनर्जी लगती है, लेकिन फिर वो शुरू हो जाती है तो फ्लो के वजह से फिर बाद में एनर्जी कम लगती है। उसी तरीके से सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन एनर्जी खाता है, शुरू करने में ज़्यादा लगता है और फिर शुरू हो जाती है तो फिर कम एनर्जी में वो कंटिन्यू होती है, यानी कि इसकी ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन में भी एक तो स्लाइड है, ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर सब तरह में स्लाइडिंग होगा, और रोल सर्कुलर वाला में रोलिंग फ्रिक्शन। और देखो जैसे कि ये वेट mg होता है और ऊपर नॉर्मल और रिएक्स, देखो उसमें दो चीज़ सीखने वाली बात है ये कि मतलब ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है, जैसे ये सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर, ये सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर। और जो है और mg वो हमेशा सरफेस से इसमें नहीं, वो हमेशा डाउनवर्ड्स लगता है, इससे भी डाउनवर्ड्स और ऐसे भी है तो इसी की तरह नीचे ही लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा मतलब कि ग्रेविटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो उससे ये मैटर नहीं करता है ऐसे चीज़ है या ऐसे, इसमें भी इधर ही ग्रेविटी एक्ट करेगी, इसमें भी इधर ही ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स इसलिए हमेशा होता है। और ये सब चीज़ शायद लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि जहाँ जस्ट मूव होने वाली है वहाँ पे ये सब चीज़ शायद अप्लाई होगी, हर जगह नहीं, शायद से, हमें भी नहीं पता। देखो जैसे कि वेट इज इक्वल टू mg होगा नीचे, तो और इसी में नॉर्मल रिएक्शन उसके अपोजिट में लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, एफ उतना ही ज़्यादा होगा। पहली चीज़ तो ये कि जितना रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और इसी को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो इसका कांस्टेंट लगा दोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन का, जो कि म्यू होता है। अब देखो पहली चीज़ तो वो थी, दूसरी चीज़ ये कि ये mg यानी वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये नॉर्मल ऑफ रिएक्शन होगा, तो उतना ज़्यादा नॉर्मल ऑफ रिएक्शन होगा तो उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये दूसरी चीज़ है और ये क्लियर नहीं है, और जितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो शायद से उतना ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, क्योंकि ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा mg होगा, उतना ही ज़्यादा ये नॉर्मल ऑफ रिएक्शन होगा, और जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और उस नॉर्मल ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो फ्रिक्शन भी क्या ज़्यादा होगा ये नहीं पता, होना तो चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जैसे ये फॉर्मूला जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन में, अब लिमिटिंग की जगह जस्ट मूव करने वाला और मूव कर गया, तो इस एल की जगह फिर सब में के लगा दो, एफ के इज इक्वल टू यू के इंटू आर, और यू की वैल्यू निकालनी है तो ये आर नीचे आ जाएगा, तो एफ बाई आर यू लिमिटिंग फ्रिक्शन में, और यू के बाई यू के इज इक्वल टू एफ के बाई आर, मतलब इसको ये जो है नीचे की तरफ चला जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन में के लगा दो, सिंपल। हाँ तो देखो ये नीचे वेट mg की तरफ लग रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन, और इधर फोर्स क्योंकि लग रहा है इसलिए इधर फ्रिक्शन है, और इसका ये रिजल्टेंट और ये इसका थीटा कॉस थीटा वाला, तो इतना काफ़ी है अभी। और इसमें केवल यही बताया गया है कि जैसे ये एफ के मतलब एफ बाई आर है ना, तो वही है इसमें का एंगल निकालना है, तो ये टैन थीटा जो होगा वो एफ बाई आर के बराबर आएगा, यानी टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, यानी कि टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, और ये एफ आई आर जैसे यहाँ था। तो अब अगली चीज़ देखो, एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है, यानी कि जिस एग्जैक्ट एंगल पे वो स्लाइड करने वाला है उसे एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं, जिस एग्जैक्ट एंगल पे स्लाइड करने वाले उसको अल्फा से डिनोट कर देते हैं, और या तो एंगल ऑफ रिफ्यूज भी इसी को बोल देते हैं। देखो ये mg हमेशा ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ ही लगता है, और ये हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस से नॉर्मल ऑफ रिएक्शन। और देखो अरे यार टाइम वेस्ट, मतलब ये नीचे ये ऐसे हो गया नॉर्मल ऑफ रिएक्शन,
और देखो अब इधर देखो ये है जैसे कि ये अल्फ़ा है और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो है नहीं, नहीं, फिर से देखो जैसे कि ये mg नीचे है, अब इसे 2 वेक्टर के कंपोनेंट में रिज़ॉल्व करो और ये वाला थीटा है तो ये mg कॉस थीटा हो जाएगा और ये अल्फ़ा होगा क्योंकि ये अल्फ़ा है। देखो ये 90 माइनस अल्फ़ा और ये पूरा 90 है इधर, तो इधर का 90 माइनस अल्फ़ा ये भी हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा ही होगा मतलब। तो हो सोच हो ज़्यादा वो अब नहीं, ये mg हो गया, ये mg, ये इधर का 2 कंपोनेंट में रिज़ॉल्व कर दो, mg कॉस अल्फ़ा थीटा और इधर का इधर हो जाएगा। और ये अब इसके देखो इधर स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा और ये नॉर्मल ऑफ रिएक्शन है, तो इस तरीके से ये सारा ग्राफ बन जाएगा। और देखो क्योंकि अरे यार चला गया यार, छोड़ो, क्योंकि ये जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करा किया है, इसीलिए ये इसको बैलेंस किया है, यानी कि F इज इक्वल टू mg साइन अल्फ़ा। और अब देखो इसमें, और ये r इज इक्वल टू mg साइन थीटा, ये इसे बैलेंस कर रहा है, तो इसको अब डिवाइड कर दो तो ये mg कट जाएगा, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा और f बाई आर न्यू हो जाएगा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू न्यू हो जाएगा, यानी कि टेन अल्फ़ा मतलब इज इक्वल टू न्यू। तो यानी कि इसमें इसके हिसाब से ये थीटा जो है यहाँ पे अल्फ़ा है तो थीटा इज इक्वल टू न्यू हो जाएगा।